हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरना बहुत मुश्किल काम है और इस फन को हासिल करना, इसे अपनाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। आज हम जिस फनकार के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने ना सिर्फ इस फन में महारत हासिल की है, बल्कि स्टेज अदाकारी के शोबे में भी एक नुमायां अहमियत के हामिल हैं। तो हम बात कर रहे हैं आसिफ इकबाल साहब की, जिनके घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। आज पूरा दिन हम उनके साथ गुजारेंगे, जानेंगे उनकी शख्सियत के बारे में और आपको भी बताएंगे कि वो कैसे इंसान है। आइए अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज प्लीज आए। आपने अपने करियर का आगाज कब और कैसे किया? तकरीबन 1986 में मैं पहले ड्रामों का ना असिस्टेंट डायरेक्टर था। पहले मैंने एक्टिंग शुरू नहीं की। पहले मैंने अल हमरा में, यानी कि नईम ताहिर साहब, सी मुनीर साहब थे, बड़े बड़े डायरेक्टर थे जो पहले, उनके साथ एज एन असिस्टेंट काम किया। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता 1996 में मैंने एक्टिंग शुरू की। पहले मेरा कैरियर एज डायरेक्टर था, 10 साल मैंने वो किया। स्टेज पर पहली बार कब और कहाँ परफॉर्म किया था? स्टेज पर असल में मैंने आपको बताया ना कि मैं पहले असिस्टेंट था। तो एक दफ़ा एक ड्रामा हम लोग तमासील में कर रहे थे, तो उसमें ना हमारे एक आर्टिस्ट थे, बड़े सुपरस्टार आबिद खान साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो वो उन दिनों 2 ड्रामे कर रहे थे, एक अल हमरा में और एक तमासील में। तो तमासील में वो टाइम पे पहुंच नहीं सके, तो डायरेक्टर ने मुझे कहा कि तुम असिस्टेंट हो, तुम्हें याद है सारा प्ले रोल, तुम चले जाओ। तो मैंने प्रॉक्सी की आबिद खान साहब की स्टेज पे जाके। तो वो हुआ यूं कि जब मैं स्टेज पे गया ना, तो एक हमारी फिल्म स्टार थी रीमा, तो बाई चांस वो हॉल में बैठ के ड्रामा देख रही थी। तो मैं जब स्टेज पे गया तो मेरे मुंह से कोई ऐसी जुगत निकल गई, ज़ाहिर मैं वही काम करता था, वैसी कोई बात पंच निकल गया, वो बहुत हंसी वो, और हॉल में बैठे हुए लोग भी बेपनाह हंसे, यानी कि बहुत बड़ी क्लैप आई मुझे। बस उसी वक्त मैंने फिर डिसाइड किया कि मैंने एक्ट करना है। यानी कि वो रीमा हंसी बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा उसने इंजॉय किया और पूरे हाउस ने, मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मैंने कहा ठीक है एक्ट करूंगा मैं, ये पीछे बैक स्टेज काम छोड़ के फिर मैंने एक्टिंग शुरू कर दी। आप वापडा में भी तो काम करते थे, तो आपने वापडा की नौकरी क्यों छोड़ दी? वापडा में मैं ना स्पोर्ट्स मैन, यानी कि क्रिकेटर के एज ए क्रिकेटर था। तो वो असल में वो बस इसी शौक की वजह से कि भाई ये कभी कहीं तो उधर प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा था, तो वो छोड़नी पड़ी। ये बताइए कि लोगों को हंसाना कितना मुश्किल काम है और क्यों? काम ये लोगों को हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है जी। ये जो टेलीविजन और फिल्म है ना, उसमें ये बड़ा आसान काम है, लेकिन थिएटर पे खड़े होकर लाइव पब्लिक को सामने बैठा के हंसाना बहुत मुश्किल काम है। उसकी वजह ये है कि अगर आपकी कोई ऐसी बात ऑन एयर चली गई है जो गलत चीज़ किस्म की, तो उसी वक्त हूट हो जाएंगे आपको गालियाँ पड़ जाएंगी। तो वो यानी कि रिस्क बहुत है। टेलीविजन पे, फिल्म पे तो ये है नहीं। ये स्टेज का वाला काम ये रिस्की है, फ़ौरन आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है, हूटिंग का भी, एप्रिसिएशन का भी, हर चीज़ फ़ौरन है। तो उसमें बड़ा खतरा होता है, गालियाँ भी पड़ सकती हैं, क्लैप भी हो सकती है। हंसाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही। ज़ाहिर है किसी को खुश करना कुछ आम बात तो नहीं है। ज्यादातर स्टेज ड्रामे पंजाबी ज़बान में क्यों बनते थे? पंजाबी ज़ुबान में क्यों ना बने? पंजाबी एक इंटरनेशनल ज़ुबान है। पंजाबी उर्दू से, पंजाबी सिंधी से, पंजाबी अंग्रेज़ी से, इन सब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन सब से ज़्यादा मेलोडियस है और इन सब से ज़्यादा ज़रूरी है। पंजाबी इस वक्त पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं, कनाडा, अमेरिका, यूके, हर जगह पंजाबी है। हम लोग कॉन्शियस हैं उर्दू सीखने के चक्कर में, बोलने के चक्कर में हम पंजाबी को इतने अहमियत नहीं दे रहे, वरना पंजाबी तो सारी दुनिया पे छा चुका है इस वक्त। पंजाबी पे काम करना चाहिए, पंजाबी को प्रमोट करना चाहिए, पंजाबी पे चीज़ें प्रोडक्ट बननी चाहिए, शोज, ड्रामाज, फिल्में, सब कुछ पंजाबी में। हमारी माँ बोली ज़ुबान है, हम क्यों इससे मेरा मतलब कॉन्शियस हों। अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, आम जिंदगी में इसी तरह से हंसते मुस्कुराते हैं जिस तरह स्टेज पर होते हैं? नहीं, कुछ फ़र्क है। स्टेज पे तो हर वक्त यही काम है, हंसाना, हंसना,
अल्लाह गुल्ला करना, लेकिन घर में थोड़ा सा सीधे से हर आदमी। अच्छा, ठीक। वो सेम नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन है वैसे ही कुछ गुवार सा माहौल है, हंसने खेलने वाले, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। एक कॉमेडियन अंदर से भी कॉमेडियन होता है या सिर्फ एक स्क्रिप्ट लेने पर ही या स्क्रिप्ट मिलने पर ही कॉमेडी करता है? नहीं, ये रूह होती है। कॉमेडियन जो होता है ना, वो उसकी रूह कॉमेडी होती है, उसके अंदर ही होता है सारा कुछ, स्क्रिप्ट मिलने पे नहीं। स्क्रिप्ट तो एक और चीज़ है। थिएटर में तो अब स्क्रिप्ट है ही नहीं। अब थिएटर में सारा फिल्म थिएटर चल रहा है, उसमें स्क्रिप्ट की गुंजाइश है या रखी जानबूझ कर रखी जा रही या है। बहरहाल स्क्रिप्ट और डायरेक्शन इस वक्त थिएटर पे डोमिनेट नहीं कर रही, सिर्फ एक्टर डोमिनेट कर रहा है। अच्छा। एक्टर अपने बलबूते पे, अपने कंधों पे थिएटर का बोझ उठा के चल रहा है। फिल्मबदी बोल रहा है, वो फिल्मबदी, उसमें कुछ गलत चीज़ें भी होने चली जाती हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि उसके पास स्क्रिप्ट ही नहीं है, कोई स्क्रिप्ट लिखने वाला है ही नहीं, कोई हमें कंटेंट मिलता ही नहीं जो हम स्टेज पे बोले जाके। उसकी वजह से फिर हमें खुद ही बोलना पड़ता है और उससे नुकसान होता है, खराबियाँ पैदा होती हैं। ज़ाहिर वो फिल्मबदी बोलना है, आपने एट द स्पॉट बोलना है, वो कुछ भी निकल सकता है मुँह से। जिंदगी में सबसे ज़्यादा यादगार ड्रामा या स्टेज परफॉर्मेंस आपकी? वो अपना एक दफ़ा हम थे उधर अपना हॉलैंड का एम्स्टर्डम, वहाँ पे वो एक जगह झगड़ा हो गया था शो के दौरान, तो हमको भागना पड़ा था वहाँ से। उन्होंने आग वाग लगा दी थी। ये जवाद अहमद साहब सिंगर थे, वो ड्रामा नहीं था, एक शो था, म्यूजिक शो। जवाद अहमद थे, वो एक नगमाना जाफरी हुआ करती सिंगर, वो थी, मैं था, और एक दीदार हमारी आर्टिस्ट स्टेज की वो थी। तो वो कर रहे थे शो, तो पता नहीं क्या हुआ, झगड़ा हो गया। उन्होंने वो भागना, हम सब लोग भाग रहे थे सड़कों पे, वो लोग हमारे पीछे भाग रहे, हम भाग रहे हैं। वो नहीं बोल रही अभी तक बात, यानी पकड़े जाते तो बड़ा काम खराब हो जाता। कितना अरसा हो चुका हुआ इस बात? हो चुके इसको 15-16 साल हो गए। अच्छा, इतनी पुरानी बात? हाँ जी, हाँ जी, बड़ी तो आज तक भी आप याद यार वो खतरा बन गया था एक ऐसा। हाँ। कुछ भी हो सकता था, अगर उनके हाथ आ जाते तो वो कुछ भी कर देते, वो इस वजह से वो अभी तक याद है। अगर आपको आपकी अपनी ज़ात का तज्जिया करने का मौका मिले और आपको ये महसूस हो कि मेरी ज़ात में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं बदलना चाहता हूँ, तो वो कौन सी ऐसी आदत होंगी जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? मैं असल में स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आदमी हूँ, सच बोलता हूँ अगले के मुंह पे, तो मैं इस आदत को बदलना चाहता हूँ। इसकी वजह से मुझे बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं सच को छोड़ना चाहता हूँ, थोड़ी सी मुनाफिकत करना चाहता हूँ, मुझसे हो नहीं रही। नहीं होगी आपसे, नहीं होगी। इसको सच को छोड़ना चाह रहा हूँ, मैं छोड़ा नहीं जा रहा। नहीं होगी। आसिफ साहब, आपको स्टेज ड्रामों में किसी चीज़ को आपकी शख्सियत के हवाले से, पहले मैंने बात की, अब मैं बात कर रही हूँ स्टेज ड्रामों के हवाले से, आपको अगर ये मौका दिया जाए कि आप स्टेज ड्रामों में कोई चीज़ तब्दील कर दें, बदल दें, तो वो क्या हो सकता है? मैं पूरा स्टेज ही बदल दूंगा, पूरा एटमॉस्फेयर ही बदल दूंगा। स्टेज, अभी हमारे स्टेज की वो रिस्पेक्ट नहीं है सोसाइटी में, ठीक है ना, ये मानने वाली, ये कंफर्म है। स्टेज के एक्टर की, स्टेज की उसकी कोई वजूहत हो सकती हैं, वो कुछ गलत भी हो सकती है, कुछ सही भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं है हमारी सोसाइटी में, जो किसी भी मुल्क में है, जो किसी भी सोसाइटी में होनी चाहिए। तो मैं इस सब सिस्टम को चेंज कर दूंगा। वो कैसे? वो ऐसे, एक आदमी आया था इस हमारी थिएटर के फील्ड में जिसका नाम था अफजाल अहमद, बिल्कुल, ठीक है जी, अफजाल साहब फिल्म वाले। उन्होंने इसको चेंज करने की कोशिश की थी और उसमें तकरीबन वो 100% कामयाब भी हो गए थे। तो मेरी गुड लक ये थी कि मैंने उस प्रोसेस में उनका भरपूर साथ दिया था, मैं उनके साथ था। अच्छा। इस सारे चेंज करने के प्रोसेस में, थिएटर का स्क्रिप्ट, थिएटर की डायरेक्शन, इसकी लाइटिंग, इसका साउंड, इसकी प्रेजेंटेशन, हम लोगों ने ना न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, हांगकांग से थिएटर के एक्सपर्ट, लाइट्स के एक्सपर्ट्स ये मंगवा के लाइटें मंगवाई पूरी दुनिया से, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड। तो ऐसा बड़े, यानी कि बड़े प्लेटफॉर्म पे ये काम किया, तो हो भी गया ये जिसकी मिसाल है जन्म जन्म की मैली चादर, एक ड्रामा किया था बिल्कुल, 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 जो 3-4 साल चला था। उसमें वो सब चेंज था, रूटीन का ड्रामा नहीं था। तो मैं उस प्रोसेस में अफजाल साहब के साथ था, वो थ्रू आउट, उसकी टेक्निकलिटीज में, उसकी राइटिंग में, उसकी डायरेक्शन में। तो मुझे उस सारी चीजों का आइडिया है, यानी कि वो मेरे सामने हुई, मैंने उसको ऑब्जर्व किया हुआ है। तो अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं थिएटर की रेपुटेशन ही चेंज कर दूंगा, सारा थिएटर ही चेंज कर दूंगा। थिएटर का एक्टर इस वक्त, पाकिस्तान के थिएटर का एक्टर पाकिस्तान की फिल्म से और पाकिस्तान के टेलीविजन के एक्टर से बहुत ज्यादा नोन है पूरी दुनिया में। आप इस बात से हैरान होंगी, लेकिन थिएटर के जो एक्टर्स हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे ये नासिर चनौटी है, नसीम विकी है,
जफरी खान है, इफ्तिखार ठाकुर है, साजन अब्बास है, अमानत चंद है, ये हमारे टेलीविज़न के हीरो से, फिल्म के हीरो से बहुत ज़्यादा नोन है पूरी दुनिया में, और इनकी बहुत डिमांड है, लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, इनको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो घूमा हूँ सारी दुनिया, मुझे पता है कि लोग क्या चाहते हैं। कैसे वालिद साहब हैं, प्यार करते हैं या गुस्सा करते हैं? बाप जो होता है ना वो गुस्सा भी कर ले और प्यार भी कर ले, दोनों चीज़ों में बहुत बेहतरी होती है। दोनों चीज़ें सीखने के लिए बहुत बेहतर हैं और बहुत ज़रूरी भी हैं। गुस्से में भी प्यार होता है और प्यार में भी गुस्सा होता है, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो दोनों हैं पापा। आप सबसे बड़े हैं? मैं सबसे बड़ा बेटा। सबसे ज़्यादा डांट किसे पिटती है? ऑब्वियसली मुझे ही पिटी। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ किस पे डाली जाती हैं? सबसे बड़े पे होती है जिम्मेदारी। आप चाहेंगे कि आगे आप भी जाके उसी करियर को अपनाएं जो आपके वालिद साहब ने अपनाया? लाइक मेरे फादर ने मुझे हम सबको पढ़ा लिखा दिया, और डेफिनेटली हर फादर का ये ड्रीम होता है कि उसकी जो औलाद होती है वो वाइट कॉलर जॉब और एक अच्छी फर्म में, एक अच्छी कंपनी में या एक अच्छे बिजनेस पे स्टैंड हो, एक अच्छी तरह ग्रो करे। तो मेरे फादर का भी यही एक बिलीव है और एक ड्रीम है जो कि हम उस पर पूरा कर रहे हैं, जो कि करना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वेरी नाइस। इन फ्यूचर अगर कुछ चांस बनता है, कुछ चीज़ बनती है, तो डेफिनेटली आई विल परस्यू दैट। आपकी बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा आपके वालिद साहब से है या आपकी वालदा से है? कहूँगा मेरे वालिद साहब से है, क्योंकि इन्होंने ना हमेशा से हमें एक फ्रीडम दी ज़िंदगी में ना, हमें फ्रीडम दी है कि अगर आपने जो करना है आप कर सकते हो। मतलब इन्होंने हमें कोई प्रेशर नहीं दिया कभी ज़िंदगी में कि आपने किसी स्पेसिफिक चीज़ में किया, किसी स्पेसिफिक फील्ड में सिर्फ आपने अपना करियर परस्यू करना है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा। अब हम सब स्पोर्ट्समैन हैं, हम सब भाई, ये बास्केटबॉल खेलते हैं, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मेरा छोटा भाई क्रिकेट खेलता है, तो इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है कि अगर आपने खेलना है, जैसे फुटबॉल का फ्यूचर नहीं पाकिस्तान में, हाँ। लेकिन फिर भी इन्होंने साथ दिया मेरा कि अगर आपने खेलना का शौक है तो आप खेल सकते हो, कोई मसला नहीं। क्या बात है, क्या ये बात है। फुटबॉल की वजह से यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन हुआ है, जिसका लास्ट ईयर है स्कॉलरशिप साइंस का यूएमटी में, ये इस साल ये क्लियर हो, डिग्री मिल जाएगी इसको, फुटबॉल के स्पोर्ट्समैन की वजह से। अब्दुल्ला, आप सबसे छोटे हैं? जी। सबसे लाडले हैं? जी। अम्मी अब्बू से तो डांट पिटती ही होगी ना? जी। भाइयों से भी पिटती है? जी। रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यूं करो, वैसे नहीं करो। काफी। बहुत देखा, मुझे पहले ही पता था। तो प्रोटेक्ट कौन करता है? दोस्ती किससे सबसे ज्यादा? मामा से। मामा से। बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? क्रिकेटर। अपने फादर को जब आप देखते हैं स्क्रीन पे परफॉर्म करते हुए, स्टेज पे परफॉर्म करते हुए, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। दिल करता है कि बड़े होके मैं भी कुछ ऐसा करूं जो मेरे वालिद साहब ने किया है? थोड़ा थोड़ा सा करता है। थोड़ा थोड़ा सा करता है, ज्यादा नहीं करता, अभी बहुत कुछ सोचना है। जी। गुड। आसिफ, कैसे भाई हैं? बहुत नाइस मैन है, सपोर्टिव हैं, हर एक को साथ बहुत मोहब्बत से चलते हैं, प्यार से चलते हैं, और इन शॉर्ट अगर एक लफ्ज़ में कहा जाए तो बहुत नाइस मैन है। और ये छोटा बेबी घर में, ये कौन है? ये मेरी नवासी है जी, ये माशाल्लाह मेरी बेटी की बेटी है, अमल। क्लैप करो। तो आज नाना से मिलने के लिए आए हुए हैं, है ना? आज नाना से मिलने के लिए आए हुए हैं और रो रहे थे पहले आने के लिए। अमल, बाय बाय करो। हाय। अपनी फैमिली के हमरा खाना खाया। आपके कौन से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में, आपके करियर को बनाने में और आपके प्रॉब्लम्स को हल करने में आपकी मदद की? ये बहुत से लोग होते हैं ऐसे। मेरी ज़िंदगी में थे मस्ताना साहब थे, एक अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने बड़ी हेल्प की। फिर एक फ़खरी अहमद साहब थे, बड़े अच्छे अदाकार थे, पाकिस्तान टेलीविज़न के बड़े अच्छे रोल किए उन्होंने बड़ी हेल्प की। बाकी ये ताहिर अंजुम साहब हैं, दोस्त है हमारे, सभी एक दूसरे की बड़ी हेल्प करते हैं। थिएटर के आर्टिस्टों में बहुत, यानी कि वो है एक दूसरे की मदद करने का जज्बा, उनको गाइड करने का जज्बा बड़ा है, बड़े यानी कि अच्छे लोग हैं सारे थिएटर के।
अपने दोस्त स्टेज अदाकार ताहिर अंजुम के घर गए। ताहिर, कैसे दोस्त हैं आसिफ साहब आपके? पहले तो ये मेरे सीनियर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उसके बाद दोस्त भी हैं। और जिस तरह से बाप बेटे का रिश्ता होता है, बाप बेटा भी दोस्त होता है। मेरा बेटा है, मेरा दोस्त भी है। स्टेज परफॉर्मेंस से पहले आप कितनी बार रिहर्सल करते हैं? रिहर्सल तो करते होते थे किसी टाइम पे, आज से कोई 15 साल पहले की बात है। अब रिहर्सल जो है वो बहुत मुश्किल, अगर कोई अच्छा डायरेक्टर हो, जिस तरह से नसीम विकी साहब हैं, सरदार कमाल साहब डायरेक्शन करते हैं, आसिफ इकबाल साहब बड़े अच्छे राइटर डायरेक्टर हैं। बेसिकली इनका तो स्टार्ट ही जो है वो लिखने लिखाने से है और डायरेक्शन से स्टार्ट है इनका, प्रोडक्शन के साथ लग रहा है। अगर कोई समझदार डायरेक्टर हो तो फिर अब भी हम 3-4 रिहर्सलें कर लेते हैं, जो हम कभी 20 करते थे या 15 करते थे। और अगर ये लोग हमें अवेलेबल ना हों, नसीम विकी साहब जैसे या आसिफ इकबाल साहब जैसे, सरदार साहब जैसे, तो फिर हम शायद रिहर्सल करें ही ना, या एक दिन रिहर्सल करें, दूसरे दिन या ड्रामे के दिन पता चले कि ये रोल वो कर रहा है इस तरह से। आप जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कोई क्यूज आपको दिए जाते हैं? अगर स्क्रिप्ट भूल जाए कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशन? हम जो है ना बड़ा हमारे जितने भी फनकार हैं ना बहुत इंटेलिजेंट हैं पहले नंबर पे, और कुछ एक्सपीरियंस वाले फनकार हैं, मतलब जिन्हें 20-20, 25-25 साल हो गए हैं या 30 साल हो गए हैं, 35 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। तो हम किसी क्यू के अल्हम्दुलिल्लाह मोहताज नहीं है। हम खुद से ही कॉमेडी जो है हम ड्रैग नहीं करेंगे। मतलब अगर बगैर स्क्रिप्ट के भी हमें ग्राउंड में छोड़ दिया जाए, जो दुनिया का कोई भी कॉमेडी एक्टर ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी कॉमेडियन ऐसा नहीं कर सकता दुनिया का, चाहे वो हमारा हमसाया मुल्क का जितना मर्जी कपिल शर्मा, वो स्क्रिप्ट के बगैर एक कदम नहीं चल सकता। वो कॉमेडी लिखवाता है, 10-10, 20-20 लोग लिखते हैं उनके लिए। हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें आप आंखों में पट्टी बांध के, मतलब मैं एक बड़ा मशहूर वाक़या आपको बताता हूँ कि नसीम विकी साहब का ड्रामा था और मैं उसमें एक चौधरी का रोल कर रहा था, और नसीम विकी साहब की मेरे साथ एंट्री थी। एंट्री से 2 मिनट पहले उनका मेरा झगड़ा हो गया किसी बात पे, और वो स्टेज पे नहीं आए। मुझे अकेले स्टेज पे जाना पड़ गया। मैं अकेला स्टेज पे हूँ और कोई नहीं आ रहा स्टेज पे, मैं अकेला हूँ सेट पे। मैंने फौरी तौर पे फैसला किया कि अब करना क्या है। तो पीछे एक फ्लैक्स लगी हुई थी जिसपे कितने बादशाह बैठे हैं यूं करके, एक सीनरी थी, और उसमें एक खातून जो है ना वो यूं करके डांस परफॉर्मेंस कर रही है, एक सीनरी लगी हुई थी। और मैंने पहले उस तरफ देखा और मैंने बादशाह सलामत को कहा कितने बजे ने नचना शुरू करना है जी। बादशाह ने मैं गया, तो पब्लिक ने लाफ्टर दिता कि इन्हें की गल कर दे। मैंने वो 5-10 मिनट का सीन उन तस्वीरों के साथ किया और उसी तरह से लाफ्टर आए, उसी तरह से क्लैपें आई जिस तरह से मेरे साथ कोई करैक्टर। यानी हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो किसी स्क्रिप्ट के मोहताज नहीं है, लेकिन होना चाहिए स्क्रिप्ट। हम तो चाहते हैं कि स्क्रिप्ट हो। और आसिफ साहब के साथ कोई ऐसा यादगार वाकया परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ जो आपको हमेशा याद आता हो? मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ताहिर कह रहा है कि रिहर्सल की बात हो रही है, ये जो रिहर्सल ना करने का ट्रेंड है ना, ये इंट्रोड्यूस किया है उमर शरीफ साहब ने। उमर भाई ऐसे आदमी थे जिन्होंने रिहर्सल बिल्कुल ख़त्म कर दी लाहौर स्टेज पे। टैलेंट में बहुत था, बड़े अच्छे फनकार थे वो, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, अब भी है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लाहौर के आर्टिस्टों के साथ जब काम करना शुरू किया, तो होता है बंदे के दिल में पता नहीं ये कैसे मेरे साथ बिहेव करें या मेरे साथ कैसे परफॉर्म करें। तो उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने रिहर्सल नहीं की। उन दिनों में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर होता था ड्रामों का। वो मुझे फ़ोन करते थे, जहाँ भी है, कराची हैं, अमेरिका हैं, इंग्लैंड है, जहाँ फ़ोन किया उन्होंने, आसिफ यार मैं जुमे को शो है तो मैं जुमे को 8:30 बजे पहुँचूँगा लाहौर, एयरपोर्ट से मुझे लेना, और तमासील में ड्रामा है मिसाल के तौर पे, तो मैं 9 बजे तमासील आ जाऊँगा। तो बाकी सारी टीम को इकट्ठा करके ना उनको ये बता दो कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये हो, तुम्हारा ये नाम है। ये उन्होंने किया। ये उमर शरीफ साहब ने ट्रेंड बनाया है यहाँ रिहर्सल ना करने का, सिर्फ इसलिए कि मेरे आगे एक लाहौर का कोई आर्टिस्ट खड़ा होकर बेहतर परफॉर्म ना कर सके। असल में ये उनके सबकॉन्शियस में ये डर था कि मैं एक सुपरस्टार हूँ तो मेरे आगे लाहौर का कोई आदमी अच्छा परफॉर्म ना कर जाए। इस वजह से उन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया
कि रिहर्सल ही नहीं की। आपको इसका फायदा हुआ या नुकसान? नुकसान फायदा एक अलग चीज है, वो ट्रेंड बन गया। ये है तो वैसे हमारे लिए यानी कि आराम ही ना, कोई रिहर्सल नहीं, या एक रिहर्सल है, हमें तो आराम है इसका, आराम से जाएंगे, एक दिन जाएंगे रिहर्सल करेंगे, अगले दिन ड्रामा, हमें क्या लगे इससे। तो वो ऐसा रच बस गया। लेकिन स्टेज को ना स्टेज को रोंदा सबने। अच्छा। चाहे वो जिसके हाथ में, जिस तरह इस मुल्क को सियासतदानों ने रोंदा ना, इसी तरह से आगे लाइन पे थिएटर को भी प्रोड्यूसर्स ने किया है। हाँ, इस पे देखें, प्रोड्यूसर जब 15 दिन रिहर्सल करवाता था ना, तो उसका 15 दिन में खर्चा भी होता था। ठीक है। टी, चाय, खाना, रिफ्रेशमेंट, मतलब अच्छे बजट होते थे। नहीं, रिहर्सल अगर 20 लोग रोजाना एक जगह पे रिहर्सल करते हैं तो उसका खर्चा था ना, तो उसने अपने खर्चे फिर बचाने शुरू कर दिए। अब ये सिस्टम शुरू हो गया, खर्चे बचाते बचाते ड्रामे का बेड़ा गर्क कर दिया। इस हुकूमत की अगर बात की जाए तो कितनी सपोर्टिव रही है स्टेज ड्रामों के हवाले से, स्टेज एक्टर्स की जो भी है उनकी बहबूद के हवाले से, आप क्या कहेंगे? ये जो गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की है ना, इन्होंने जो है वो कल्चर और सकाफत का कभी भी पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान बना है आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने इस तरह से कत्ल नहीं किया जिस तरह से इस गवर्नमेंट ने सकाफत और कल्चर का किया। बल्कि सकाफत, और अब आप जनरल पूरी मुल्क की शक्ल को देख लें, मैं तो कहता हूँ कि जिस मुल्क, जो कौमें अपनी सकाफत भूल जाती हैं ना, तारीख गवाह है कि वो दुनिया की तारीख में नजर नहीं आती। ठीक है, हमें अपनी सकाफत को याद रखना चाहिए। और हर आने वाली गवर्नमेंट, मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में पार्टी गवर्नमेंट बनाती है तो उसे जो सकाफत है उसका सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए। मेरे बच्चे हैं, इन्होंने बड़े होके इन्हें पता होना चाहिए, मतलब हमारी सकाफत जो है कितनी अहम है। आपको पता है, आप मीडिया के लोग हैं, हर समझदार बंदे को पता है कि मतलब गवर्नमेंट जो है बिल्कुल इन्होंने जनाजा निकाल दिया सकाफत का। कल्चर पे कोई काम नहीं किया इन्होंने, सकाफत पे कोई काम नहीं किया। मीडिया हाउसेज इन्होंने बर्बाद कर दिए हैं, तबाह कर दिए हैं, लोगों को बेरोजगार किया है। आपके चैनल्स के कितने कैमरामैन, आपके चैनल्स के कितने वर्कर्स निकाले होंगे, मुझे पता है। मैं मतलब इन सारे मामलात में देखता हूँ, लोग बहुत परेशान हैं। स्टेज अदाकारी और टेलीविजन की अदाकारी, इन दोनों कामों में क्या फ़र्क है? ये इन दोनों कामों में दिन और रात का फ़र्क है। टेलीविज़न की जो एक्टिंग है वो तो यानी कि इंतहाई निचले सुरों वाला काम है, तो थिएटर की जो एक्टिंग है वो सबसे ऊंचे सुर वाला बंदा ही कर सकता है। टेलीविज़न में तो आपने कॉलर माइक लगाया है और मुंह में पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, वो बाद में डब भी हो सकता है। तो ये बहुत मुश्किल काम है टेलीविज़न के हवाले से। थिएटर इसको उसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। टेलीविज़न का काम बहुत आसान है। एक्टिंग, कहने का मकसद ये है कि एक्टिंग बहुत आसान चीज़ है, एंटरटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। आप खानों के शौकीन हैं? अगर हैं तो आपको किस किस किस्म के खाने पसंद हैं? खानों का तो बहुत शौकीन हूँ मैं, खाने तो बड़े शौक से खाता हूँ। ये पूरी फील्ड को पता है कि बल्कि हमारे मस्ताना साहब जो थे, जो अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो ये कहते थे आसिफ जब खाना खाता है तो मुझे इसको देख के ही बड़ी खुशी होती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है जब ये खाना खा रहा होता है, कि कोई इसको ध्यान नहीं होता कि कौन है उसके पास आता है, कौन जा रहा है, खा ही जा रहा है, बस खा ही जा रहा है। तो डिशें वही पसंद है जो मेरा मतलब है रूटीन की हैं, दाल चावल, करेले गोश्त, भिंडी गोश्त, ये जो घरों में रूटीन में पकती हैं वो सभी अच्छी हैं। मौसीकी से आपको किस कदर लगाव है? मौसीकी के बगैर तो गुजारे नहीं है। आप समझ रही हैं इस बात को कि जो फनकार है उसका मौसीकी के बगैर कैसे गुजारा हो सकता है। किस तरह के गाने पसंद हैं? गाने पसंद हैं मुझे, देखें रफ़ी साहब हैं, लता साहिबा हैं, नूरजहां साहिबा हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, ये सारे वो लोग हैं जिनको पसंद करना हमारी मजबूरी है। जो भी इस फील्ड में बंदा काम करता है वो उसको ज़रूरी है कि वो इन लोगों को पसंद करे, वरना उसको वो सेंस ही नहीं आ सकती फनकारी की, यानी कि उसके अंदर वो चीज़ पैदा ही नहीं हो सकती, वो मेलोडी, वो
एक्सप्रेशन, वो वेरिएशन, जब तक वो इन लोगों को पसंद नहीं करेगा। अल्फला थिएटर आए। आप खुद भी एक कॉमेडियन हैं। जी। आपका सबसे फेवरेट कॉमेडियन कौन है? पाकिस्तान के जो जितने भी हैं वो यानी कि उनमें इतना टैलेंट है कि पूरी दुनिया पे वो छा चुके हैं। ये सारे आपके सामने बैठे हैं, ये ठाकर साहब है, साजन लेकिन नासिर चिनोटी साहब, कोई तो आपका फेवरेट होगा। मेरा फेवरेट है जी आगा माजिद। अच्छा, कोई खास वजह? वो आगा माजिद इसलिए इन्होंने पसंद है जी, उन्होंने पैसे उधार दिए। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਤਾਸਰ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਬੜੀ ਸਕੰਜਵੀ ਵਰਗੀ ਜੁਗਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੁਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਪਿੱਛੇ ਹੱਸਣ ਲਈ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ सर? मेरा ख्याल है कि ये बात बड़ी अच्छी की है इन्होंने। आगा माजिद साहब जो हैं उनमें वो 5 सिमों वाला मोबाइल है, वो गा भी सकते हैं। जैसे आबद खान साहब जो थे वो हंसा भी लेते थे, रुला भी लेते थे, गा भी लेते थे, म्यूजिक बजा। आगा साहब नो डाउट एक बहुत अच्छे और बड़े कॉमेडियन, बल्कि इन्होंने 2 पट्टियां अलग लगियां ने। आबद खान साहब चलो 5 पट्टे फनकार, बड़े बड़े फनकार सन। आगा माजिद साहब जो है ना ये 6 पट्टिए ने, बाकी सारी चीज़ां ने ये मंग भी सकते हैं। लो यार सबी सारे इकट्ठे हुए हैं, 300-400 बैठे ने, तो चलो करो माफ विचों दे पैसे जान दे हुण सारे बंदे और यार मैं भाई जी मैं ते तंजिया के आगा माजिद दिल क्यों इस पे गल कर रहे हो? मैं ते किसी ने किया कि आसिफ भाई दे नाल असीं साडे सीनियर साडे वड्डे भरा ने बहुत काम कीता है माशाअल्लाह। ये बड़ी खुशी दी गल है कि अज एक दिन जेह्ड़े तुसीं आसिफ साहब दे नाल हो, समझ लो साढ़े सारे नाल ही हो। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। नहीं माशाल्लाह बड़े अच्छे फ़नकार ने। बल्कि मेरा तो ये मसला है कि मैं तो एक दुकानदार हूँ, मेरी तो ये सब जैसे हलवाई होता है उसकी सारी ये मिठाइयाँ हैं, मेरे लिए तो सब मीठी हैं। बाकी हर ज़ाहिर है हर गुलदस्ते में हर फूल की अपनी खुशबू होती है, तो हर एक्टर जो है उसकी अपनी खुशबू है, किसी को कोई पसंद करता है, किसी को कोई पसंद करता है। लेकिन ये जो लोग हैं जो मेरे पास थिएटर में ये काम करते हैं अल्फला हमारे में, ये करीम है, ये वो एक्टर हैं जो पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इनका नाम है, और पूरी दुनिया में इंटरटेनमेंट में इनका कोई मुकाबला नहीं है, कोई सानी नहीं है, पूरी दुनिया इनको मानती है। आसिफ आपको आपकी चिपटी नाक की वजह से स्टेज पर माशाल्लाह जो आपने उर्दू में चिपटी नाक कहा है ना, मेरा दिल करता है मैं अपने नाक से किसी को कुछ किस क्यों मेरे को खाओ सजे कपे बैठे ने मारने टेंशन की। अच्छा गुस्ताखो। अच्छा पहली बार चिपटी नाक हुई मतलब आइंदा मतलब फीना कहंदे ने सारे नाक। अच्छा तो आप नाराज हो जाते हैं या मजाक का हिस्सा होता है? नहीं नाराज नहीं होता, मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा हाँ जी, ये मेरा लाइव अब जिंदगी का हिस्सा बन चुका है ये लफ्ज। सही गल है, कई बंदे नूं अल्लाह कहंदे ने नसीबां ना भाग लगे ने, ये पहला बंदा जिन्नू नक दी वे ना भाग लगे। मशहूर हो गया ने आसिफ फीना, मतलब आसिफ तुसीं कहोगे आसिफ जानदे हो नहीं पता लगेगा क्योंकि आसिफ फीना नूं जानदे हो। जिस तरह आज इफ्तिखार ठाकुर साहब झूठ बोलदा इन्हां दा फिक्र एक्ट होया, जिस तरह ज़फरी खान साहब दा ओ लिया डाला एक मतलब कि ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਨੀ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ। ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਨੀ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿ मतलब इस तरह बहुत सारी चीज़ां सी जिन्हां चीज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਟ हो। ये आसिफ भाई का ट्रेडमार्क है ना। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि थिएटर की दुनिया में आसिफ इकबाल साहब में एक ऐसी क्वालिटी है कि जब थिएटर में ये एंटर होते हैं, चाहे आधा घंटा हो गया और ड्रामा शुरू होने को, लगता है कि अब शुरू हुआ, हलचल हो जाए, हलचल मच जाती है, सबको खुशी हो जाती है कि भाई आ गया फीना। क्या बात है, क्या बात है। माशाल्लाह एक और क्वालिटी जो आसिफ इकबाल साहब में है वो ये है कि अपने जूनियर से हमेशा बेपनाह प्यार। बिल्कुल इस गल क्योंकि आसिफ भाई जिन्होंने साडे नाल काम कीता है, आसिफ भाई ने कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਟਰਗਲ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। एक को आर्टिस्ट की बात की जाए तो बात ठीक है, दोस्त कैसे हैं? दोस्त सब अपनी अपनी जगह देखो तुम इस गल ਦਾ सबूत ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ हैं ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। और मैं तुम्हें एक गल दसा जी कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਕਰੀਮ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂਤੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ
ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਏ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੇਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਮੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਉੱਠ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦੇ। क्या बात है। ठीक है जी। तो ये इंटरनेशनल फनकार है पाकिस्तान के, पाकिस्तान का फखर है ये लोग, स्नोटी साहब, ठाकर साहब, साजिद साहब, सरदार साहब। ये लोग शायद इसको समझें कि ये मैं कोई ओवर बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूँ और 100% सही कह रहा हूँ। ये प्राउड ऑफ पाकिस्तान है सारे। आपस में कभी कोई लड़ाई, टेलीविजन का हीरो, कोई फिल्म का हीरो इनके मुकाबले में नहीं आ सकता पॉपुलैरिटी के लिहाज से। ये ज्यादा पॉपुलर सबसे। काम में ऊंच नीच भी होती है, जहाँ दोस्ती भी है, एक दूसरे का आप साथ भी देते हैं, वहाँ लड़ाइयाँ भी होती हैं। जब कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जिसपे आप खड़े हो जाते हैं कि ये तो बस ये मैं सही हूँ, ये गलत है। लड़ाई छोटी छोटी गल मैं तो दस सकना जी, रोटी तो लड़ पैंदी ऐ डोंगा मेरा। बिल्कुल जी, सही है। माशाल्लाह खान पीन तो बहुत शौक है। अच्छा सालन ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਕਲੋ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੀ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਫਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਤਲਕਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਮਤਲਬ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ 3 ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਹਰ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਛੱਟੀ ਹਿੱਸ ਜਾਂ 7th ਹਿੱਸ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਝ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ, ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ, ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। यानी कि अरशद चौधरी साहब ऐसे ब्रांड बन चुके हैं थिएटर दा ब्रांड। अरशद चौधरी एक नाम ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ थिएटर की दुनिया। लेकिन स्ट्रगल साडी मतलब ਸਾਨੂੰ याद है आज भी सारे ਅਸੀਂ 1 to 5 तक 1 to 5 तक कितने सालों का सफर है आप तमाम दोस्तों का? अपनी गल ना करो, साडी गल करो। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, 35 साल माशाल्लाह। क्या बात है। पहले सारे ठंड में इकट्ठे होते थे, आपस हो जाते। 2 डायरेक्टर जो है ना जी थिएटर के ऊपर जिनके बड़े नाम हुए हैं, नसीम विक्की साहब है और सरदार कमाल साहब। मैंने जब भी इन दोनों का ड्रामा किया, मेरी ये रिक्वेस्ट होती है विक्की साहब से भी, सरदार साहब से, कि जब मेरी एंट्री हो ना, आगे आसिफ इकबाल साहब खड़े हो। बहुत सारे फनकारां दी, मैं कल ठाकुर साहब ने कि बहुत सारे कि आसिफ भाई आ जाना, एंट्री बन जाएगी। बस ये दिन दी मेहरबानी रोल बन जाता ना, पब्लिक लाइक करती है। फिर लाहौर है, लाहौर जिसे अल्लाह इज्जत दे, एक्टर लवर लोग ने सारे पाकिस्तान दी आवाम जेडी एक्टर लवर और लाहौर की आवाम सबसे सही एक्टर को बहुत प्यार करते हैं। हां जी हां जी। किस शहर में सबसे ज्यादा रिस्पांस मिलता है? एडे तुसी पाकिस्तानी नहीं, वैसे बड़े तो होते हैं। ये सीरियसली आई डू। अच्छा, बट सीरियसली आई डू यार। तो भी थोड़ी आई सब की मैडम ये 24 घंटे के कॉमेडियन है। जिन्होंने पहले एंट्री ना होते फिर 24 घंटे की। स्टेज ड्रामे में अपने फन का मुजाहरा करने के लिए महफिल थिएटर आए। स्टेज ड्रामों के ज़वाल की अगर हम बात करें तो आप क्या समझते हैं, वो कौन सी रीज़न्स हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से स्टेज ड्रामा फ्लरिश नहीं कर पाया, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया जितना स्टेज आर्टिस्ट्स ने अपने आप को, अपनी ज़िंदगियों को इसमें इन्वेस्ट कर दिया? पहली बात तो ये है कि ज़वाल वाली बात बिल्कुल झूठ है। ये जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि स्टेज ज़वाल पसीर है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। वो हमारे यहाँ के अंदर से खिलाफ लोग हैं, अच्छा। हमारे अपोनेंट हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। स्टेज इतना हिट हो चुका है, आप यकीन करें कि पाकिस्तान के हर नाके पे हॉल बन चुका है। किसी भी कारोबार की कामयाबी की जो दलील होती है वो उसका अलाव होता है।
बिल्कुल। जैसे मोबाइल है, मोबाइल कामयाब बिजनेस है, तो जाहिर कि पूरे मुल्क में मोबाइल की शॉप्स खुल गई हैं, प्लाजे खुल गए हैं। अच्छा। तो थिएटर का भी यही हाल है, इतना कामयाब हो चुका है कि छोटे शहर से लेकर बड़े से बड़े शहर तक हर नाके पे हॉल खुल चुके हैं। अब बाकी रह गई जो बात आप कर रही हैं, थोड़ी सी इसमें मॉरल जो है ना वो थोड़ी सी इसमें तनकीद का सामने है। कंटेंट हमारा जो होता है वो अच्छा नहीं होता। अच्छा। क्योंकि एकदम ये ऐसे इसने किया। लेकिन आसिफ साहब आप तो खुद भी लिख रहे हैं। देखिए अब लाहौर शहर है, यहाँ तकरीबन 22 थिएटर हैं। अब 22 थिएटर में मुख्तलिफ ड्रामा होगा, 22 राइटर चाहिए हर हफ्ते, यहाँ 16 दिन के बाद वो कहाँ से लाएं हम लोग? एक थिएटर में तो हो गए, दो में हो गए, 22 थिएटर, 22 राइटर कहाँ से लाएं? ठीक है। तो कहीं न कहीं गलत हो रहा है, वो उसको बुनियाद बना लेते हैं। ठीक है। जहाँ अच्छा हो रहा है वो नहीं देखते वो। ठीक है। तो ये ड्रामा स्टेज हमारा बहुत हिट है, बिल्कुल नहीं है, पूरी दुनिया में हिट है, पूरी दुनिया में छा चुका है। ये लोग इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बाकी इसमें थोड़ी सी गलतियां हैं, वो मानते हैं। अच्छा। थोड़ी सी वल्गैरिटी है, थोड़ी सी डांस में ओवर स्टेप्स हैं, वो है। चलने के साथ साथ हर चीज, आप सियासत देख, कोई भी बिजनेस देख लें आप, उसमें खराबी होती है, वो चलने के साथ साथ ठीक होती है, वो हम भी ठीक कर लेंगे। आपका सबसे पसंदीदा किरदार जो आपने स्टेज परफॉर्मेंस में दिया कौन सा है? वो मेरा एक कैरेक्टर था चूचा। चूचा? हाँ, वो ड्रामा था बब्बू बराल साहब का। अच्छा। आमीन। वो नौकर का मेरा कैरेक्टर था, तो चूचा वो मेरा बड़ा एस्टैब्लिश हुआ। अच्छा। पेंडू का। अच्छा। गाँव के किस्से सुनाता हूँ आपको। ये 2-3 किसी भी एक्टर के जो जिंदगी में हाईलाइट एक्टर होते हैं वो 2 या 3 ही होते हैं, उसी के सहारे वो चलता है। जैसे आप इरफान खोसर साहब देख लें, डायरेक्टर हवालदार है, दूसरा कोई कैरेक्टर किसी को उनका याद ही नहीं है किसी को, तो डायरेक्टर हवालदार के सर पे ही उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी सुपरहिट दिलाई। बिल्कुल ऐसा है। एक पंछी होता है जो अलग होता है, वो लग जाए तो कामयाबी है। ताइस प्ले में आपका क्या कैरेक्टर है और आप आसिफ साहब के साथ कैसे काम कर रहे हैं? आसिफ साहब के साथ कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी होती है हमारी, ख़ास तौर पे अभी आपने मतलब काफ़ी आर्टिस्टों के जो हैं वो तासरात सुने होंगे आसिफ इकबाल साहब के बारे में। तो हमारी कोऑर्डिनेशन असल में कोई भी गेम हो, ड्रामा हो, किसी भी फील्ड में, चाहे मियाँ बीवी क्यों ना हो, जब तक अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो किस तरह से काम चलेगा। तो कोऑर्डिनेशन हमारी बहुत अच्छी है। मैं रोल एक चौधरी है, मतलब जो हमारी गांव में रवायती दुश्मनियाँ होती हैं, दूर दराज इलाकों में जो 100-100, 150-150 या 50-50 लोग जिंदगी की बाजी हार जाते हैं, बेसिकली उसे हमने जो है वो फोकस किया। अच्छा। और पब्लिक को ये। और आपका कैरेक्टर है? मेरा एक चौधरी दुश्मनदार है, मारे हुए हैं। ठीक है। मतलब हमने ये मैसेज कन्वे किया पब्लिक को कि दुश्मनियाँ जो है वो घरों को उजाड़ती हैं, आबाद नहीं करती, इन्हें खत्म करना चाहिए। और इस्लाम का फलसफा भी यही है, नबी पाक आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार का भी यही हुक्म है कि सुलह और अमन व अमान से हमें रहना चाहिए। कोई ऐसी ख्वाहिश जिंदगी में जो अभी तक पूरी ना हुई हो और तमन्ना है कि वो पूरी हो जाए? थिएटर के एक्टर की इज्जत, ये मेरी ख्वाहिश है। तो ऐसा काम हम लोग करते हैं कि थिएटर के एक्टर लोग बड़े अच्छे तरीके से मिले, बड़े इज्जत के साथ मिले, इज्जत करें, अपने साथ में जैसा समझें। हमें लोग थोड़ा सा चीप समझते हैं, तो ये गलत सोच है। हमारी इज्जत, हम बड़ा सरमाया है पाकिस्तान का, हम पाकिस्तान का चेहरा है। हमारा चेहरा जो है ना वो हम पूरी दुनिया में दिखा सकते हैं, ये हमारे थिएटर के आर्टिस्ट हैं, एक तरह अच्छे टैलेंटेड है। तो हमारी इज्जत, हम भी ऐसा काम करना चाहिए, हमें भी ऐसा काम करना चाहिए। लो बॉस, मेरी एंट्री का टाइम हो गया, मैंने इजाजत है। स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए गए। दोस्तों, आज का दिन हमने आसिफ इकबाल के साथ गुजारा। एक स्टेज आर्टिस्ट, उनकी जिंदगी में होने वाले मसाइल, उनकी जिंदगी की खुशियाँ, उनकी ज़ात की खूबसूरतियाँ, ये सब मुझे जानने का मौका मिला और यकीनन आप लोगों को भी। अपना खूबसूरत सा फीडबैक देना मत भूलिएगा और हमारे शो को इसी तरह से देखते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।